हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। स्टार्ट करते हैं इस 39 डेज की सीरीज में। आज हमारा 22वां दिन है। आई होप इस सीरीज को आप मेंटेन कर रहे होंगे। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमपी आरईओ एसएडीओ और एसएचडीओ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त एकदम धांसू तरीके से सेशन की शुरुआत। हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे, दो तीन क्वेश्चन दिए थे, पूछा भी था कि गिरधारी में कौन सा समास होगा, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या बनेगा। अब बहुव्रीहि समास होगा। आगे चल के ये क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि जिस प्रकार से शब्द आए थे हर्ष, घृणा, आश्चर्य, है ना, तो ये जो होते हैं किसके लिए होते हैं, एक प्रकार से विस्मय बोधक जो होते हैं इसके लिए होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन में स्टार्ट करेंगे जिससे रस की, जैसे हम बात करते हैं कि रस क्या होते हैं। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में पूछे जाते हैं रस के बारे में यहाँ पे। तो देखो जो रस होंगे ना, रस का मतलब क्या होता है, काव्य काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से रस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ध्यान रखना, है ना। आगे चलिए मैं रस के बारे में यहाँ पे बताएगा कि जो रस होंगे तो रस के टोटल कितने अवयव होते हैं। तो कितने अवयव होते हैं, चार अवयव होते हैं। या तो पूछेगा कि रस के कुल कितने अंग होंगे, तो कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। आगे चल के मैं बात करूंगा चार इसके जो अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और क्वेश्चन ऐसे बना ही आ रही हो में, मतलब एसीडी में क्वेश्चन बना था। तो क्वेश्चन में लास्ट में निकाल के लाया भी हो, बहुत ही एकदम हलवा क्वेश्चन था। आप उसको आसानी से कर भी पाओगे वहां पे। ठीक है। तो देखो यदि पूछेगा कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो देखो स्थायी भाव की मैं संख्या की बात करूंगा कि स्थायी भाव की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, एक प्रकार से 11 है। पहले 9 थी, लेकिन बाद में दो और स्थायी भाव यहाँ पे जोड़े गए, मतलब रस यहाँ पे जोड़े गए। पहले 9 रस थे, दो बाद में और जोड़े गए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 11 संख्या यहाँ पे हो गई है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना है कि 11 में बात करेंगे तो 10वां और 11वां नंबर कौन सा होगा। तो 10वां जो रस होगा उसका नाम होता है वत्सल्य रस। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। और 12वां नंबर, जो 11वें नंबर का रस होगा उसका नाम क्या होगा, भक्ति रस। तो 9 तो पहले ही थे, दो जोड़े गए तो 10 और 11। तो वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होगा एक प्रकार से वात्सल्य रति होता है वत्सल्य का। और भक्ति की बात करेंगे तो भक्ति का होता है भगवत विषय होता है, इसको आपने ध्यान रखना। यदि वत्सल्य की बात करेंगे तो इसका एक और होता है पुत्र प्रेम भी होता है। क्या होता है, पुत्र प्रेम को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, चार यहाँ पे बताया था कि चार इसके अवयव होते हैं। तो एक तो होता है स्थायी भाव हो जाएगा, एक विभाव होता है, एक अनुभाव होता है और एक क्या होता है, संचारी भाव होगा। तो विभाव की संख्या कितनी हो गई है, दो हो गई है। अनुभाव की संख्या कितनी मानी जाती है, आठ मानी जाती है। और संचारी भाव की संख्या जो मानी गई है वो कितनी मानी गई, एक प्रकार से 33, मतलब 33 यहाँ पे मानी गई है ना। तो रस के ये चार अवयव होते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटी है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव 11, दो कौन से नए जुड़े गए इसको आप लोग ध्यान रखना। इस सेशन को अभी तक नहीं लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, और जो भी एग्रीकल्चर के आपके फ्रेंड है उनको शेयर कीजिए, ताकि इसी सीरीज को मैं मेंटेन करूंगा प्रॉपर और उसको भी बेनिफिट हो सके। और जल्दी मैं कुछ नया आपके लिए लाने वाला हूँ यहाँ पे। ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं कुछ कैसे बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे लेना है आप लोगों को, मैं एक दो दिन में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो पीडीएफ मिल जाएगा, सभी लोगों को मिल जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है। चलिए आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूंगी, जो भक्ति और करुण रस की बात करेंगे। तो भक्ति और करुण रस के जो लेखक होते हैं इसका नाम क्या होता है, एक प्रकार से तुलसीदास होगा। या तो ऐसा भी पूछा जाता है कि भक्ति और जो करुण करुण रस होंगे इनके प्रमुख लेखककार कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, एक प्रकार से तुलसीदास जी होंगे। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग कि जो करुण रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है। एक आंसर ये देना है आप लोगों को, निगलेक्ट ना करना है आंसर को, है ना, बिल्कुल भी इग्नोर ना करना है, आंसर देना है आप लोगों को जो भी पूछो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा। ठीक है। चलिए आगे चल के मैं बात करूंगा कि प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने खोजा था। तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले जो खोजा था वो किसने खोजा था, रोमर के द्वारा यहाँ पे खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, वायुमंडल में पराबैंगनीय किरणें जो होती हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा अवशोषित होती है, तो किसके द्वारा होती है, ओजोन के द्वारा होती है। आपने देखा भी होगा कि नीचे क्या होती है, अलग अलग लेयर होती है, जैसे ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होगा, मेसोस्फेयर होगा, है ना, थर्मोस्फेयर होगा, इस प्रकार से। तो जो ओजोन किसमें पाई जाएगी, जो सेकंड वाली की बात करेंगे, मतलब नीचे जो क्षोभ मंडल, और ये कौन सा होता है, समताप मंडल में। हिंदी में बात करेंगे तो समताप मंडल, इंग्लिश में बात करेंगे तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर पाई जाती है। जो सूर्य की हानिकारक किरणें आती है और इसी लेयर से क्या हो जाती है, एक प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखना कौन सी लेयर में पाई गई, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई गई यहाँ पे। और किसके द्वारा अवशोषित होती है, तो ओजोन के द्वारा ही अवशोषित होती है। और ओजोन की बात करेंगे जिसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं,
O3 से हम क्या करते हैं, एक प्रकार से इसको डिनोटेड यहाँ पे करते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो ध्यान रखना, आयरन के अवशोषण में क्या करेगा, ये मदद करेगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। और विटामिन जो सी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सुनो बिल्कुल, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो विटामिन सी पाया जाता है, यदि वेजिटेबल की मैं बात करूं, तो किसमें पाया जाता है, ड्रमस्टिक। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ड्रमस्टिक वगैरह? तो ड्रमस्टिक में क्या होता है, हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखना बढ़िया से यहाँ पे। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो इम्यूनोलॉजी होता है ना, इम्यूनोलॉजी की बात करूंगा, कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के जो फादर रहेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से, एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से, चेचक। क्या बोलेंगे हम लोग, चेचक। तो चेचक की स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलेंगे। और इम्यूनोलॉजी के जो फादर कहलाएंगे वो कौन कहलाएंगे, एडवर्ड है यहाँ पे, जेनर यहाँ पे कहलाएंगे। बढ़िया से इसको यहाँ पे ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को आप ध्यान रखना। यदि हम बात करेंगे तो एक होगा NO2 N2O होता है, और एक होता है S2O होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, है ना, SO2। N2O होगा और एक हो जाएगा हमारा SO2, है ना, जिसको हम बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे। ठीक है, चलिए। विज्ञान दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो होगा कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। इसको आप लोग ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसको। आगे चल के बात करेंगे, माइकल फेराडे ने 1831 में डायनेमो का आविष्कार किया था। इसको ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, तो माइकल फेराडे ने किया था। और डायनेमो जो होता है एक विद्युत जनरेटर है यहाँ पे। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त को प्रभावित करने से रोकती है? यहाँ पे मतलब उसको जो थक्का वगैरह देखते हैं ना हम लोग, तो उस थक्का वहां पे नहीं जम पाता है वहां पे। जैसे हम देखेंगे थक्का जमाने के लिए, रक्त का जो थक्का होता है, ब्लड क्लोटिंग की बात करेंगे, तो विटामिन जो के होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं वहां पे विटामिन की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हेपरिन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो हेपरिन होता है पर्टिकुलर, ये हमारे अंदर जो पाया जाता है, तो रक्त का थक्का जो जमता है ना, उसको जमने से क्या होता है, एक प्रकार से रोकने का काम करेगा। इसका नाम क्या होता है, हेपरिन होता है। जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग, 3 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही एकदम धांसू धुआंधार क्वेश्चन है। तीनों के आप लोगों को आंसर कमेंट में करना है। और एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा था, पूछा है यहाँ पे कि राइस का जो ग्रासी स्टंट होगा, या तो इसको हम बोलते रेग्ड स्टंट भी बोलेंगे यहाँ पे, चावल का घास स्टंट वायरस, एंड रेग्ड स्टंट जो होगा, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? यहाँ पे थ्रिप्स के द्वारा होगा, BPH के द्वारा होता है, ब्लड प्लांट होपर, ग्रीन लीफ होपर होगा, या व्हाइट लीफ होपर का होगा। यहाँ पे आंसर देना है। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा तो मैं आंसर आप लोगों को दूंगा ही दूंगा। चलिए, क्योंकि मैंने को बताया ना रस से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो रस के में मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं, बिल्कुल आप लोगों को पता है। इसका भी आंसर आप लोगों को देना है, हालांकि आपने सेशन देखा है तो आसानी से आप इसका आंसर दे ही पाओगे यहाँ पे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले एक बार देखिए, जाते जाते आपने लाइक किया है कि नहीं किया है ना, तो जल्दी से लाइक कीजिए सेशन को, और बढ़िया से एकदम सीरीज को मेंटेन कीजिए। लास्ट हमारा एक मुहावरा है यहाँ पे, है ना, जो हिंदी में इस प्रकार से मुहावरे भी पूछे जाते हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेना है वहाँ पे। जो भी आपने पढ़े रहेंगे एक थोड़ा सा और उसको देख लेना वहाँ पे। मुहावरा क्या है कि अपनी ढेडर ढेडर न देखे और दूसरों की फुली निहारे। मतलब इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, किसी की तरह जिम्मेदार न होना, किसी की तरह जिम्मेदार न होना इस प्रकार से होगा, या अपने ही दोस्त न देखकर दूसरों को देखना, या ढोंगी आदमी की चापलूसी करना। हालांकि तीन ही आंसर है हमारा, ये तो हमारा रिपीटेड हो चुका है यहाँ पे। तो बी और सी और डी में से आंसर आप लोग को देना है। तो 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों के आंसर आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त और धांसू तरीके से यहाँ पर देना है। तो हमारी इस 39 डेज की सीरीज में आज का दिन हमारा कंप्लीट हुआ। मिलूंगा बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट सीजन में यहाँ पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।